सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फास्टर 24/7 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ यूपीपी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, लगभग 40 क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे। यूपीपी एग्ज़ाम आने वाला यूपीपी एग्ज़ाम जो है उसके लिए हेल्प करेंगे। यूपीपी एग्ज़ाम के अलावा अब और भी एग्ज़ाम होंगे जिनमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस सेट आपको हेल्प करेगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विलोम शब्द। विलोम लिखना है उत्थान। उत्थान का विलोम लिखना है। उत्थान का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन है उत्पन्न, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है पतन, चौथा है पथन। तो उत्थान का विलोम क्या होता है? उत्थान का विलोम होता है पतन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्थान का विलोम पतन। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी गहराई का पता ना हो, जिसकी गहराई का पता ना चले। वो कौन सी चीज़ होती है? वो शब्द क्या होता है जिसको एक शब्द लिखें जिसकी गहराई का पता ना चले? तो पहला ऑप्शन है उथला, दूसरा है गहरा, तीसरा है अताह, तीसरा है अथाह, चौथा है अताह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसकी गहराई का पता ना चले, एक शब्द लिखना है। तो जिसकी गहराई का पता ना चले वो होता है अथाह। अथाह सागर सुना होगा आपने, उसकी गहराई का कुछ पता नहीं चलता तो अथाह बोलते हैं उसको, अथाह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची छांटना है। पर्यायवाची छांटना है। विश्वास का पर्यायवाची क्या होता है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीय, दूसरा है भरोसा, तीसरा है विश्वास पात्र, चौथा है विश्वास योग्य। तो विश्वास जो है, विश्वास का पर्यायवाची क्या होगा? अगर ऑप्शन पे देखें तो दूसरा ऑप्शन भरोसा, विश्वास का ऑप्शन भरोसा, विश्वास का ऑप्शन भरोसा हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द छांटना है। शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या होगा? पहला है स्वस्थ, दूसरा है स्थायी, तीसरा है स्थानीय, चौथा है क्षणिक। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा शाश्वत होता क्या है। शाश्वत वो होता है जो लंबे समय तक चलता रहे, मतलब उसका कोई अंत ना हो। तो शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? इसके अगर देखें तो अर्थ के हिसाब से देखें तो क्षणिक हो जाएगा। क्षणिक मतलब बिल्कुल कम समय तक है। शाश्वत का मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला, तो क्षणिक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि विलोम जो है इसका क्षणिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन की बुद्धि स्पेस है। तो मोहन की बुद्धि क्या है? पहला ऑप्शन है तेज, दूसरा है विशाल, मोहन की बुद्धि तेज है, मोहन की बुद्धि विशाल है, तीसरा है घना, चौथा है बड़ा। मोहन की बुद्धि घना है, मोहन की बुद्धि घना यानी कि घनी, मोहन की बुद्धि घनी है, बड़ा यानी कि बड़ी, मोहन की बुद्धि बड़ी है। तो घना और बड़ा यहाँ पर ये भी नहीं होंगे, है विशाल। विशाल और तेज इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो बुद्धि क्या होता है, क्या विशाल नहीं मानी जाती, बुद्धि जो है तेज मानी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन की बुद्धि तेज है। अगला है वाक्य शुद्ध कीजिए। तो वाक्य शुद्ध करना है। वाक्य क्या है? जीवन, वाक्य है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इसमें सही करना है, शुद्ध करना है, तो शुद्ध वाक्य छाड़ना है हमको। तो शुद्ध वाक्य क्या क्या होगा? जीवन और साहित्य का संबंध है, दूसरा ऑप्शन है जीवन और साहित्य का घनघोर संबंध है, और तीसरा है जीवन और साहित्य का संबंध है, चौथा है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें क्या सही होगा? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसका अगर करेक्शन करना है, इसको सही करना है, तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो शब्द क्या, वाक्य क्या है? उसे संगीत में स्पेस है। उसे संगीत में क्या है? रुचि है, रुचिपूर्ण है, रुचिकर है, रुचिपूर्वक है। तो चार ऑप्शन है, रुचि, रुचिपूर्ण, रुचिकर और रुचिपूर्वक। तो उसमें क्या भरा जाएगा? उसे संगीत में स्पेस है, तो उसे संगीत में रुचि होगी। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे संगीत में रुचि है। अगला क्वेश्चन है दूध में, वाक्य शुद्ध करना है। दूध में
कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया, इसको सही करना है। तो पहला ऑप्शन है दूध में क्या पड़ गया, दूसरा है दूध में कब पड़ गया, तीसरा है दूध में कहाँ पड़ गया, चौथा है दूध में कैसे पड़ गया। तो जो लाइन लिखी हुई है जिसको शुद्ध करना, दूध में कौन पड़ गया, यहाँ पर देखिए कौन लगा हुआ है। कौन का प्रयोग तब करते हैं जिसे किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ हो, तब यहाँ पर कौन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे दूध में पड़ गया तो दूध में कौन यानी कि व्यक्ति के रूप में कोई चीज़ नहीं पड़ेगी, उसमें कोई वस्तु पड़ जाएगी, कोई कीड़ा या कोई छोटी कीचड़ विचड़ कुछ भी पड़ सकता है। तो दूध में क्या कौन का प्रयोग नहीं होगा दूध के लिए, इसमें दूध में क्या पड़ गया ये सही होगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध में क्या पड़ गया है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी शुद्ध क्या है, उन्नति दिया है, उन्नति, इसका सही वर्तनी क्या होगी, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, इस इंग्लिश में हम स्पेलिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे वर्तनी कहते हैं। तो उन्नति का सही वर्तनी क्या होगी, तो पहला ऑप्शन है उन्नति, दूसरा है उन्नत, तीसरा है उन्नत, चौथा है उन्नत। तो उन्नति का सही वर्तनी क्या होगी, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, तो उन्नति की सही स्पेलिंग होगी उन्नति, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही शब्द जो होता है उन्नति होता है, उन्नति नहीं होता, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द छांटना है। आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होगा, पहला है कर्षण, दूसरा है घर्षण, तीसरा है कर्कश, चौथा है विकर्षण। तो आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, जो पहले पढ़ा ना हो। जो पहले पढ़ा ना हो, कोई चीज़ है आपने पहले पढ़ी नहीं है तो क्या होगी वो, पहला ऑप्शन है अपठित, पहला ऑप्शन है अनपढ़, दूसरा है पढ़ाकू, तीसरा है पठित, चौथा है अनपढ़ अपठित। तो पहला ऑप्शन है अनपढ़, दूसरा है पढ़ाकू, तीसरा है पठित, चौथा है अपठित। तो जो पहले पढ़ा ना हो वो जाएगा अपठित, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अपठित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची। पर्यायवाची लिखना है, पर्यायवाची लिखना है अहंकार का। अहंकार का पर्यायवाची क्या होता है, पहला ऑप्शन है अहम, दूसरा है आह, तीसरा है घमंड, चौथा है घमंडी। तो पर्यायवाची लिखना है, तो अहंकार का पर्यायवाची अहम भी आपको लग रहा होगा और घमंड भी लग रहा होगा, आह और घमंडी तो नहीं होगा। अहम और घमंड में आपको डिफरेंस करना है कि कौन सा सही होगा। तो अहम का अगर बात करें तो जैसे देखिए अहंकार लिखा हुआ है, अहंकार दो शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों की संधि है, अहम प्लस कार। तो अहम तो उसमें ऑलरेडी है तो अहम तो नहीं होगा, फिर तो घमंड हो जाएगा। अहंकार का पर्यायवाची जो है घमंड हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। दोहे का उल्टा छंद होता क्या है, दोहा क्या होता है पहले तो ये देखिए। दोहा वो होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अगर इसका उल्टा कर दें तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो ये ऐसा विशेषता जो होती है वो सोरठा की होती है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद सोरठा होता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह क्या है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, पहला ऑप्शन है गीत कुंज, दूसरा है गीतावली, तीसरा है गीतिका, चौथा है अड़िमा। तो निराला द्वारा रचित, निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महान कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको हम महाप्राण के नाम से भी जानते हैं, महाप्राण। तो इनका रचित इनकी ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, तो इसका जो है गीतिका, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा गीतिका। आगे बढ़ते हैं, शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है। शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है, तो शेष कादंबरी जो है पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बाण भट्ट, चौथा है अलका सरावगी। तो शेष कादंबरी के लेखक कौन है, उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा अलका सरावगी, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है क्या होगा वो, अज्ञ,
दूसरा है सर्वज्ञ, तीसरा है विशेषज्ञ, चौथा है विज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है, जो जानकार वो आगे हो जाएगा, और जो किसी खास विषय पर जानकार हो वो विशेषज्ञ हो जाएगा, और जिसे सब कुछ मालूम हो वो सर्वज्ञ है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है यानी कि सर्वज्ञ। अब अगला क्वेश्चन है, जो कहा जा चुका है। जो कहा जा चुका है उल्लिखित, दूसरा ऑप्शन है कथित, तीसरा है वर्णित, चौथा है कथनीय। तो जो कहा जा चुका है वो क्या होगा? तो जो कहा जा चुका है वो कथित होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कहा जा चुका है कथित। आगे है, जिसका कोई बैरी ना हो। जिसका कोई बैरी ना हो, पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा है उपकारी, तीसरा है परोपकारी, चौथा है अजात शत्रु। अजात शत्रु। तो जिसका कोई बैरी ना हो, तो सबसे पहले सोचने वाली बात है कि बैरी क्या होता है। जिसका कोई बैरी ना हो, बैरी होता वो है, बैरी का मतलब होता है दुश्मन यानी कि शत्रु। बैरी यानी कि शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ऑप्शन के आधार पर देखें तो इसका चौथा ऑप्शन है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो अजात शत्रु, अजात का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, और आगे लिखा है शत्रु। तो इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होगा जिसका शत्रु का जन्म ना हुआ हो। जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो तो वो अजात शत्रु है। तो जिसका कोई बैरी ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, मतलब अजात शत्रु। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अजात शत्रु। अगला है, जय और विजय में चोली दामन का साथ है। जय और विजय में चोली दामन का साथ है। तो आपको क्या करना है कि चोली दामन का साथ, इसका अर्थ क्या होगा? चोली दामन का साथ, इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है एक दूसरे पर निर्भरता, दूसरा है एक दूसरे से शत्रुता, तीसरा है एक दूसरे से मित्रता, चौथा है एक दूसरे से स्पर्धा। तो कोई मित्र हैं दो, जय और विजय, दो मित्र हैं, इनका अगर कहा जाए कि चोली दामन का साथ है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो दोनों के बीच में मित्रता होगी। अगर चोली दामन का साथ बोला जाए तो मित्रता की बात हो रही है, बात याद रखिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दूसरे से मित्रता। अगला है, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक कर तमाशा देखना है। गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना, घर फूंक कर तमाशा देखना। घर फूंकना मतलब कि घर में आग लगा देना, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब अगर ये कहावत के तौर पर देखा जाए, घर फूंक कर तमाशा देखना, तो इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है बिना लाभ के कार्य में लगना, दूसरा क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, तीसरा है घर में आग लगा देना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो घर फूंक कर तमाशा देखना, आपको दो ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, पहला और दूसरा, बिना लाभ के कार्य में लगना, दूसरा है क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। तो कौन सा सही होगा? इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। घर फूंक कर तमाशा देखना यानी कि क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। आगे है, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। ओस बिंदु, पहला ऑप्शन है ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। दूसरा ऑप्शन है वह टूटे तरु की छूटी लता से दीन। वह टूटे तरु की छूटी लता से दीन। और तीसरा है सफरी से चंचल घने मृग से पीन सुएन। सफरी से चंचल घने मृग से पीन सुएन। चौथा है मेरी भवबाधा रूप राधा नागर सोई। तो इन चार ऑप्शंस में से इसका आंसर क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार किस उदाहरण में है? तो भ्रांतिमान अलंकार है वो पहले उदाहरण में है, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। ये उदाहरण कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। भ्रांतिमान अलंकार का मतलब क्या होता है? जहाँ भ्रम की स्थिति हो और समझ ना आए कि वस्तु किसी दूसरी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का एहसास कर लेना, भ्रम हो जाना, मान लेना कि वही वस्तु है, दूसरी वस्तु है, तो वही भ्रांतिमान अलंकार है। अब इसमें देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ओस की बूंद है, उसको हंसिनी जो है चुग रही है, और क्या कैसे चुग रही है? उसको मोती समझ के। ओस के बिंदु जो है मोती की तरह चमक रहा है, तो उसको मोती समझ रही है हंसिनी और उसको चुग रही है, तो उसको भ्रम हो गया है।
कि वो मोती है, वो उसकी बिंदु को मोती समझ रही है, तो इसमें भ्रम हो गया उसको, तो इसलिए भ्रांतिमान अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? सबसे सरल उदाहरण है, सबसे सरल कुल मिला के अलंकार होता है, इसको पहचानना। तो उत्प्रेक्षा के देखिए ऑप्शन देखिए, ऊषा उदास आती है, दूसरा ऑप्शन है काली घटा का घमंड घटा, ये तो आपको मालूम ही होगा कि इसमें यमक अलंकार है। तीसरा है ये हैं सरस ओस की बूंदें या हैं मंजुल मोती। अगला है मानो, चौथा ऑप्शन है मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सीधा मतलब होता है जहाँ पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये शब्द अगर आए तो मान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज़्यादातर चांस ये होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें आप देखिए तो चौथे ऑप्शन में मन मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, तो चौथे ऑप्शन में मनो शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो अब मान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शब्द लगा है, मनु मानो, जनु जानो या मनहु जनहु, तो ये शब्द लगे होते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ मानो शब्द लगा है, इसलिए ये लाइन जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? दिशा का बहुवचन क्या होता है? पहला है दिशाएं, दूसरा है दिशाएं, तीसरा है दिशाएं, चौथा है दिशाओं। अब देखिए पहले तीन ऑप्शन तो दिशाएं लिखा है, दिशाएं लिखा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। चौथा है दिशाओं। अब आपको देखना है कि दिशा का बहुवचन क्या होगा। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप देखिए कि इनका दिशा का बहुवचन क्या होगा। तो अभी आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन दिशाएं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दिशाएं, दिशा का जो बहुवचन होगा वो दिशाएं हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन क्या होता है? पानी शब्द का वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी है, तो ऑप्शन देखते हैं। एक वचन, दूसरा है सदा एक वचन, तीसरा है सदा बहुवचन, चौथा है बहुवचन। तो पानी शब्द का वचन क्या है? पानी का प्रयोग किस वचन में करते हैं? एक वचन में या बहुवचन में, या सदा एक वचन में या सदा बहुवचन में? अब देखिए पानी क्या है? पानी कोई ऐसी चीज़ है जिसको नापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। जब गिना नहीं जा सकता तो उसका एक वचन या बहुवचन नहीं होगा ना। परिमाणवाचक संज्ञा है, तो पदार्थवाचक, पानी जो है पदार्थवाचक संज्ञा है, तो इसका जो है पदार्थवाचक जितनी भी चीज़ें होती वो वचन में काउंट नहीं की जाती, वो मात्रा में काउंट की जाती हैं। तो अगर पदार्थवाचक संज्ञा है तो वो वचन में नहीं आएगी, वो हमेशा एक वचन मानी जाएगी। पदार्थवाचक चाहे सोना चांदी लोहा, उसको हम कहीं भी प्रयोग करेंगे तो सदा एक वचन में करेंगे, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी शब्द का वचन क्या है? तो सदा एक वचन। कोई भी पदार्थवाचक संज्ञा हो वो हमेशा एक वचन में ही आएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है दाती, लग तो यही रहा है कि दाता का दाती हो जाएगा, लेकिन आगे देख लेते हैं। दात्री, तीसरा है दात्री, दूसरा है दात्री, तीसरा है दात्री, चौथा है दताइन। दाती, दात्री, दात्री, दताइन। तो क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग, तो दाता का स्त्रीलिंग जो होगा वो दात्री हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दात्री। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4, 6। तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेषण के? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक, ये 5 इसके भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कहते हैं कि अब इनकी देखो, इनकी खिचड़ी अलग ही पका करती है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सबसे अलग रहना, दूसरा है अपने ही काम में लगे रहना, तीसरा है अनर्गल बातें करना, चौथा है मनमानी करना। अब अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या होगा? आपको ऑप्शन जो दिख रहे होंगे, शुरुआत के 2 ऑप्शन तो एक ही तरह लग रहे होंगे,
कि दोनों में से क्या हो सकता है। तीसरा और चौथा थोड़ा अलग है। अब देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, पहला ऑप्शन है सबसे अलग रहना, दूसरा है अपने ही काम में लगे रहना। लेकिन अगर देखें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ पहला हो जाएगा, अब सबसे अलग रहना। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे अलग रहना। आगे है शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद और रति। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वेद। शांत का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। पहला ऑप्शन है विभावना अलंकार, दूसरा है उदाहरण, तीसरा है विरोधाभास, चौथा है दृष्टांत। तो कौन सा सही होगा? विभावना, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत। तो अगर लाइन को पढ़ें ठीक से, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। जो मनुष्य है, पापी है, उसको भगवान से तो क्या मतलब है, लेकिन अगर लिखा है कि पापी मनुष्य है और फिर भी नाम राम नाम मुँह में बोल रहा है, तो एक विरोधाभासी बात हुई ना, कि पापी भी है और राम नाम भी बोल रहा है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, पहला ऑप्शन है चरणों में, दूसरा यति में, तीसरा दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप छंद की डिफिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहली लाइन क्या आती है? इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के मध्य में, प्रत्येक चरण में पहले तीसरे में इतनी मात्राएँ, दूसरे चौथे में इतनी मात्राएँ। तो आप चरणों को जरूर सुनते हैं। तो छंद जो होते हैं ना, चरणों में विभक्त होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चरणों में। अगला है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा है 8, चौथा है 5। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो टोटल 7 कांड हैं। 7 कांड हैं रामचरितमानस में। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ा, इसको पहचानना है। पहला शिष्ट, परिशिष्ट, दूसरा है शेष अशेष, तीसरा है शीर्ष तल, चौथा है लभ्य अलभ्य। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विलोम शब्दों का अनुचित जोड़ा कि कौन से 2 शब्द हैं जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो अब क्या होगा इसका आंसर? देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, लभ्य अलभ्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। शीर्ष और तल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। शेष अशेष दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन शिष्ट और परिशिष्ट ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। शिष्ट का विलोम जो होता है वो परिशिष्ट नहीं होता, अशिष्ट होता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर होना, क्या अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका अर्थ क्या है? छोटा बड़ा होना, असंभव काम करना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर होना, छोटा बड़ा होना, असंभव काम करना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख। तो अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनको देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख कौन होता है? पहला अधीक्षक, दूसरा है अधिनायक, तीसरा है अधिकारी, चौथा है अधिवक्ता। अधीक्षक, अधिनायक, अधिकारी, अधिवक्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अधीक्षक। ऑप्शन नंबर 1 अधीक्षक। अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख अधीक्षक है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना क्या कहलाता है? एक वस्तु ले लिया, दूसरी वस्तु दे दिया, क्या कहलाएगा? वितरण, विनिमय, प्रतिदान, विक्रय। वितरण, विनिमय, प्रतिदान, विक्रय। तो क्या होगा इसमें? अब देखिए, अब किसी दुकान में गए, आपने सपोज डेट चीनी खरीदे 1 किलो,
तो दुकानदार से आपने क्या लिया, 1 किलो चीनी ली, बदले में उसको क्या देंगे, आप कुछ मुद्रा देंगे। मुद्रा क्या है, विनिमय का साधन है। अगर आप कहीं भी मुद्रा की डेफिनेशन यानी कि मुद्रा की परिभाषा पढ़ेंगे तो आप उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा रहेगा, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। पहले वस्तु विनिमय होती, जब मुद्रा नहीं चलती थी ना, वस्तु विनिमय होती थी। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है, वस्तु लेना उसके बदले दूसरी वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु। जब से मुद्रा का प्रचलन हो गया तो मुद्रा विनिमय का साधन बन गई। तो एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ को दे देना, एक वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु दे देना, तो विनिमय कहलाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विनिमय। तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड करता रहूँगा। इसके बाद जीएस की भी प्रैक्टिस होगी, हिंदी की भी प्रैक्टिस होगी। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी राय हो इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, आपकी कमेंट्स का भी हमको इंतजार रहेगा। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।